के ऊपर एक क्वेश्चन आया था सोशियोलॉजी के अंदर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सैंपलिंग जो है, इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सैंपलिंग जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में कहाँ आता है, उसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जो ये सैंपलिंग टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में सोशियोलॉजी के सिलेबस में यूनिट 3 के अंदर आता है। यूनिट 3 के अंदर आता है और अ, यूनिट 3 के अंदर आता है और ये यहाँ पे सी पार्ट में आता है, ठीक है? तो ये एक तरीके की जो डेटा कलेक्शन टेक्निक है, वो है मतलब रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर जो डेटा कलेक्शन की टेक्निक है, उनमें से एक सैंपलिंग है। उस इसके ऊपर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है? और अब हम देख लेते हैं कि सैंपलिंग का मतलब क्या होता है। तो सैंपलिंग का जो सिंपल हम मतलब समझें, कोई सैंपल लेना जैसे हमने कहीं पे हमने सुना होगा फूड इंस्पेक्टर कहीं पे जाता है, तो वो इंस्पेक्ट जब करता है तो पूरी की पूरी ऐसा नहीं है कि पूरे-पूरे खाने को मतलब टेस्ट करता है, वो उनमें से एक सैंपल लेता है, उसको टेस्ट करता है, उसके बेसिस पे वो बताता है क्वालिटी कि ठीक है कि नहीं। तो उसी तरीके से जब हम पॉपुलेशन के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं सोशियोलॉजी में, तो वहाँ पे भी एक पॉपुलेशन का एक सैंपल लिया जाता है, मतलब लोगों का एक सैंपल लिया जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया से और उनके बेसिस पे वहाँ पे स्टडी कंडक्ट की जाती है, ठीक है? तो ये एक मान लीजिए कि एक ये एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सैंपल छोटा-सा सैंपल इस तरीके से उठा लिया जाएगा, 1000 लोगों का, 10,000 लोगों का, जो भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। तो इस तरीके से जो सैंपलिंग के जो टाइप होता है वो 2 टाइप की सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग के 2 टाइप होते हैं, एक होता है रैंडम सैंपलिंग और एक होता है नॉन रैंडम, ठीक है? रैंडम सैंपलिंग को प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, ठीक है? और इसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो अब इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है, यहाँ पे जो डेटा का जो सिलेक्शन होता है, मतलब जो रैंडम सैंपलिंग होता है, इसमें बिल्कुल रैंडम होता है। मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर तरह की कोई सीक्वेंस या फिर कोई पर्टिकुलर प्रीडिटरमाइंड मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन जबकि नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर मेथड होता है कि हाँ, प्रीडिफाइंड मेथड होता है, उसके थ्रू हम ये जो डेटा है, वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो रैंडम सैंपलिंग के 3 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल, ठीक है? और ये सब मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आपको जब मैं आंसर इसका बताऊँ मॉडल आंसर तो आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है? और शायद उससे पहले आपका थोड़ा छोटा-मोटा रिवीजन भी हो जाए। पहली होती है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है? अ, और उसके बाद में होती है एक सिस्टमैटिक, है ना? सिस्टमैटिक होती है, एक दूसरी होती है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग, तीसरी होती है स्ट्रैटिफाई, ठीक है? इस टाइप की सैंपलिंग होती है, रैंडम सैंपलिंग होती है। और उसी तरीके से जो नॉन रैंडम सैंपलिंग होती है उसमें एक होती है, उसमें 4 टाइप होते हैं। जैसे इसमें 3 टाइप हैं, तो इसमें 4 टाइप होते हैं। तो पहला होता है एक्सीडेंटल, ठीक है? और वो रैंडम सैंपलिंग, दूसरा होता है पर्पसिव, ठीक है? ठीक है? और सैंपलिंग और तीसरा होता है कोटा टाइप की नॉन रैंडम सैंपलिंग, चौथा होता है स्नोबॉल नॉन रैंडम सैंपलिंग। तो मैं आपको फटाफट से जो सैंपलिंग के जो मेजर टाइप है, उनके जो सब टाइप है, उनका मतलब बता देता हूँ।
तो रैंडम सैंपलिंग का मतलब हमें पता है जो इसमें कोई प्रीडिफाइंड मेथड यूज़ ना किया जाता हो, बिल्कुल एकदम रैंडम तरीके से डेटा सेलेक्ट किया जाता है या सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। अब सिंपल सैंपलिंग आते हैं, सबसे पहले इसके पहले पार्ट सिंपल सैंपलिंग का मतलब हो गया कि बिल्कुल ही जैसे हम अ, उसमें यूज़ करते हैं अ उस ये टेक्निक होती है जैसे हम गए कहीं पे लॉटरी सिस्टम है, तो लॉटरी सिस्टम इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सिंपल रैंडम सैंपलिंग का कि मतलब वहाँ पे कोई जब भी जाएगा, लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे सबको एक नंबर चिट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, फिर उसमें से जो लकी ड्रॉ होता है उसको कोई भी आदमी जो होता है वो उसे रैंडमली डिक्लेयर करता है, ठीक है? बिल्कुल है कि उसमें कोई प्रीडिफाइंड मेथड नहीं है। सिस्टमैटिक टेक्निक में क्या होता है कि आपने एक तरीका फिक्स कर दिया कि हम सब कि बहुत सारे लोग हैं, मान लो 10,000 लोग हैं, लेकिन हमें उसमें 10,000 लोगों में से एक सैंपल निकालना है। तो उस सैंपल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक तरीका डिफाइन कर देंगे कि भाई हम हर 5वें आदमी को उठाएँगे। अब वो 5वाँ आदमी कौन होगा ये हमें नहीं पता। और किस तरह का होगा उसकी कास्ट क्या होंगे या जो भी उससे फीचर होंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक तरीका डिसाइड कर दिया कि हम 5वें आदमी को सैंपल में लेंगे, ठीक है? जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, तो उसे हमने एक सिस्टमैटिक बोल दिया। स्ट्रैटिफ़ाइड सैंपलिंग में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमें ना रिलीजन के ऊपर स्टडी कंडक्ट करनी है, तो इतना हमारे देश में 150 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से अगर हमें एक छोटा सैंपल्स डिक्लेयर करना है, तो हमें जो पॉपुलेशन का जो कंपोज़िशन है, जैसे हिंदू कितने परसेंट है और मुस्लिम कितने परसेंट है, उन सब के अकॉर्डिंग जो हम सैंपल लेंगे, तो उस सैंपल में भी उनका जो परसेंटेज है, हिंदू का, मुस्लिम का, वो उतना ही होना चाहिए जितना कि ओरिजिनल पॉपुलेशन में है। तो उसे स्ट्रैटिफ़ाइड बोल देंगे कि भई हमने एक पर्टिकुलर तरीके में कि जो हमने सैंपल लिया है वो ओरिजिनल जो ग्रुप है उसको रिप्रेज़ेंट करता है पूरी तरीके से। अब आते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग में। रैंडम रैंडम सैंपलिंग में जो एक्सीडेंटल वाला होता है, उसमें एक्सीडेंटल वाले में क्या होता है कि जैसे आप को कोई टॉपिक मिला और आपको अ, जो उससे रिलेटेड जो सैंपल है वो मतलब आपने कुछ डिसाइड नहीं किया, आप कहीं सर्च करने के लिए नहीं गए और आपको एक्सीडेंटली वो मिल गया, मतलब कोइंसिडेंटली मिल गया। जैसे मान लीजिए आपको मिला कि आप एससी कम्युनिटी पे कोई रिसर्च कंडक्ट कीजिए। अब आप खुद एक एससी कम्युनिटी से आते हैं, तो ऐसा कोई डिसाइड नहीं हुआ कि आपको आप एससी थे इसीलिए आपको ये टॉपिक मिला, लेकिन क्योंकि आप एससी से एक कोइंसिडेंस बन गया कि हाँ, ठीक है, आपको टॉपिक भी वही मिला जिस कम्युनिटी से आप आते हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया उस कम्युनिटी पे रिसर्च करना, तो ये एक्सीडेंटल हो गया। पर्पज़िव नॉन रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर थ्योरी को या हाइपोथेसिस को प्रूव करना चाह रहे हैं, उस पर्पज़ से आप ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको ये करना है कि भाई वुमेन समाज में ऑप्रेस है, तो आप उसी इलाके में जाकर के सैंपल कलेक्ट करोगे जहाँ पे जहाँ पे वुमेन ऑप्रेस है, जैसे रूरल एरिया हो गया, बैकवर्ड एरिया हो गया सबसे। कोटा हो गया, कोटा में क्या होता है कि जो सैंपल होता है, उसमें पर्टिकुलर डिसाइड कर दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप या फिर सैंपल का साइज़ इतना होगा, उसमें पर्टिकुलर ग्रुप का इतना रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब एसटी या एससी या वुमेन इतना होना चाहिए। स्नोबॉल जो सैंपलिंग होती है, वो स्नोबॉल सैंपलिंग इस तरीके से होती है कि आप किसी एक रस्सी के एक छोर को पकड़ लो और फिर बाकी उसके थ्रू आप पूरे उसके एंड छोर पे पहुँच जाओ, इस टाइप से। मतलब स्नोबॉल सैंपलिंग इसलिए बोलते हैं कि स्नोबॉल एक कंसेप्ट है कि स्नो में अगर हम एक छोटी-सी बॉल बनाएँ और उसको एक ढलान पे से लुढ़का दें, तो नीचे आते-आते वो एक बड़ी बॉल बन जाती है, क्योंकि वो स्मॉल अपने आप को और भी बाकी जो आइस होती है, वो अपने आप में चिपका लेती है बॉल और वो नीचे आते-आते बड़ी होती चली जाती है ना? तो स्नोबॉल सैंपलिंग से क्या हुआ कि हमने किसी एक आदमी को पकड़ा सैंपल के और उसके थ्रू हमें बाकी के सैंपल मिलते चले गए, बाकी का डेटा मिलता चला गया, तो उसे स्नोबॉल सैंपलिंग करते हैं। इस तरह की सैंपलिंग ना क्राइम को ट्रेस करने में ज़्यादा काम आती है, मतलब आपके क्राइम के ग्रुप के एक आदमी को पकड़ लिया, उससे आपने पूरे ग्रुप को स्टडी कर लिया, तो ये हो गई स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब यही
जो नॉन रैंडम है उसे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक बोला। ब्रिंग आउट कंडीशन ऑफ देयर यूजेस। तो टाइप इसके क्या हो गए, एक्सीडेंटल हो गए, पर्पसिव हो गए, कोटा हो गया, स्नोबॉल हो गया। तो जो पहला था इसने जो क्वेश्चन पूछा उसका हमें आंसर मिल गया यहाँ से, टाइप्स। उसके अलावा कि हम इनको कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इसका तो मैंने आपको बताया स्नोबॉल का कि क्राइम वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक्सीडेंटल तो जो यूज़ होता है वो किसी भी तरीके के उसमें यूज़ हो जाता है कि हमें आप जैसे मान लीजिए आपको एक्सीडेंटल है कि इंडिया में एससी का सप्रेशन कितना है और आप खुद एससी से हैं। तो आपको एक्सीडेंटली वो डेटा मिल गया कि आप खुद भी एससी से हैं और आपका टॉपिक भी वही मिला है। तो आप इस मेथड के थ्रू वो आपका जो सैंपलिंग होगी वो इस मेथड के अंदर आएगी। पर्पज़ में ये हो जाएगा कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है कि पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप इंडिया में ऑप्रेस है। तो उस पर्पज़ से आप करोगे, उस एरिया में जाकर के आप डेटा कलेक्ट करोगे। तो जैसे ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, आप है ना? इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो गया, इस टाइप के जो रिसर्च होते हैं वो इसमें कंडक्ट किए जाते हैं पर्पज़ से में। कोटा में क्या होता है कि कोटा में आप पर्टिकुलर ग्रुप पे, ऐसा ग्रुप जो पर्टिकुलर उस टाइप के चैनल वही फेस कर रहा है। जैसे आपने मान लीजिए कि आप स्टूडेंट से रिलेटेड कोई भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो, तो उसमें स्टूडेंट की भी अलग-अलग कैटेगरी हो गई। तो आप ये पर्टिकुलर डिसाइड करोगे कि भाई स्टूडेंट में जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो किस टाइप की चैलेंजेस फेस करेगी। तो आप गर्ल स्टूडेंट को एक कोटा दोगे कि भाई इतना तो उसमें गर्ल्स स्टूडेंट का होना ही चाहिए इस डेटा के अंदर सैंपल जैसे मान लीजिए 33% होना ही चाहिए गर्ल्स। तो ये कोटा सैंपलिंग के अंदर आ गया, मतलब हम पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर के भी अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रुप को भी टारगेट कर रहे हो तो उस टाइप के रिसर्च जो होता है वो कोटा नॉन रैंडम सैंपलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरे वाले का हो गया कि हम किन-किन जगह पे इनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जो रैंडम जो एक मॉडल आंसर हो सकता है वो एग्ज़ैक्टली वो नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो एक एग्ज़ैक्टली राइट होगा, लेकिन आप उससे चेक कर सकते हैं कि अपना आप जो आंसर लिखें, उसको देख के कि वो कितना आस-पास है, ठीक है? और इस तरीके से आप अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी नीचे मैं 2 क्वेश्चन और दूँगा सैम्पलिंग से रिलेटेड, तो वो आप अटेम्प्ट करिएगा, उसको मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर डिस्कस करूँगा, ठीक है? और जानकारी के लिए या आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालें, ठीक है? क्या इम्प्रूव किया जा सकता है इन सब चीज़ों के बारे में।